10th का चैप्टर है तुम लोग का ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। पार्ट 1 में तुम लोग को हम बतलाए थे एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो ये तो बेस हो गया जो पार्ट 1 में बतलाए थे। 9th का है, ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाला, तो लोग जो इक्वेशन बनाते हो, मान लो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4, इस टाइप का प्रॉब्लम हल किए हो ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में x और y का मान निकलता है। इसमें कितना वेरिएबल दिखाई देता है? ये एक क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है। कितना है वेरिएबल? दो ठो वेरिएबल है, पहला x और दूसरा y। तो दो चर वाला, देखो इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1, हिसाब बनाने में इसको मानते हैं समीकरण 2। तो दोनों समीकरण में दो ठो वेरिएबल है, यानी दो चर है, पहला है x, दूसरा है y। तो दो चर वाला यानी दो वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो रैखिक समीकरण का अर्थ तो बतलाए थे, जिस समीकरण का ग्राफ हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? कहने का अर्थ ये हुआ किस रूप में कोई समीकरण रहेगा तो हम लोग कहेंगे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, चैप्टर का नाम है, देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। तो दो चर वाला, तो दो ठो वेरिएबल है, तो पहला समीकरण ये हुआ। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। एक समीकरण ये हुआ, दूसरा समीकरण ये। पहला और दूसरा समीकरण में दो दो वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। तो एक समीकरण दो समीकरण का जोड़ा हो गया, युग्म हो गया। तो इसका व्यापक रूप यानी किस रूप में ये समीकरण पाया जाता है, ताकि हम लोग को स्पष्ट हो जाए जो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है। तो पहले हम लिखा देते हैं। तुम लोग को पहले हम ये एक बार बतला देते हैं, जो सिर्फ रैखिक समीकरण मान करके नहीं चलना है मैथमेटिक्स में। जो रैखिक समीकरण एक्चुअली होता क्या है, तो परिभाषा सुनो। जिस समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो उस समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। तो किस समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है? तो जैसे अगर लिखते हैं हम लोग x प्लस वाई बराबर कुछ भी लिखे, चलो मान लो लिखते हैं 5, तो ये कौन सा समीकरण है? तो ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इस समीकरण का ग्राफ हम लोगों को एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। जैसे ग्राफ तो बतला चुके हैं, अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो देखो ये हुआ x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु, x प्लस वाई बराबर 5। तो x और y के कितने मान होंगे जिसको जोड़ करके 5 होगा? आंसर है अनंत मान। सिर्फ अगर x प्लस वाई बराबर 5 हो, इसको फिलहाल अभी यहाँ रहने दो। x प्लस वाई बराबर 5, तो x का और y का दो ठो मान रखेंगे ना, दोनों को जोड़ने पर 5 होना चाहिए। तो कितने ऐसे मान हैं जो x के लिए y के लिए रखेंगे तो योगफल 5 होगा। तो आंसर है अनंत मान है।
अगर हम लोग x बराबर 0 माने तो 0 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 x का मान 1 माने तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा। x का मान 2 मानेंगे तो 3 होगा। 5 इसी तरह मान लो x का मान हम लोग 100 मानेंगे तो 100 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा। ये सब मालूम है ना। 100 में जोड़ना है यानी प्लस, -95 जोड़ेंगे तो 5 होगा। x का मान 1 करोड़ लेंगे तो 1 करोड़ में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा। इसका भी आंसर है 99,99,995, ये ना। यानी x और y के अनंत मान ऐसे प्राप्त होंगे जिसको जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होगा। तो चलो हम लोग 2 ही मान 3 ही मान पर निकालते हैं। जैसे एक टेबल बनाएंगे x और y के लिए। x + y बराबर 5 लाना है तो 3 ठो मान ले लेते हैं। x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान कितना लेंगे, 1 जोड़ 4, y का मान 4। x का मान 2 लेंगे तो y का मान 3, 2 3 5, एक तो माइनस में ले लो। x का मान अगर -1 लेंगे तो -1 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा तो 6, है ना इसी बात। -1 में 6 जोड़ो होगा 5, तो ये 6। इस 3 मान पर ग्राफ खींचेंगे। x बराबर 1 तो y बराबर 4, x बराबर 1 तो y बराबर y एक्सिस पर y का मान होगा 1 2 3 4, यहाँ पर एक बिंदु मिला। x बराबर 2 तो y बराबर 3 तो 1 2, x का मान x एक्सिस पर लेंगे 1 2, y का मान 3, 1 2 3। दूसरा बिंदु मिला x बराबर -1 तो मूल बिंदु से x एक्सिस पर बाईं ओर माइनस में मान होता है। तो जैसे -1 फिर -2 इसी तरह -3 करके तो x बराबर -1 तो x बराबर -1 ये हुआ तो y बराबर 6, 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। तो यहाँ पर काटा, ग्राफ तो सब जान रहा है। अब पटरी बैठा करके खींचेंगे ना तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगा। सरल रेखा प्राप्त होगा यानी x + y बराबर 5। इसका नाम इसीलिए रैखिक समीकरण है क्योंकि इस समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा। तो इसी रेखा का विशेषण हो गया रैखिक। कोई भी रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में ही, मतलब जिस समीकरण का ग्राफ हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। ये तो सीधा है न 2x, ये x + y बराबर 5। अगर हम लोग 3x + 5y कुछ भी मान लेंगे, अगर 0 भी मान लेंगे तो ये समीकरण निश्चित तौर पर रैखिक समीकरण इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसका ग्राफ खींचेंगे तो वो भी एक सरल रेखा के रूप में ही प्राप्त होगा। तो रैखिक समीकरण का अर्थ फिलहाल समझ गया। तो समीकरण कितने तरह के होते हैं ये तुम लोग को हम बतलाए हैं। वेरिएबल के अनुसार समीकरण कितने तरह के होते हैं तो 1 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 3 चर वाला रैखिक समीकरण, 10 चर वाला रैखिक समीकरण, 50 चर वाला,
यानी अनंत चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है। इससे आगे है एक चैप्टर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बतलाएंगे घात के अनुसार कितने तरह का समीकरण होता है। तो फिलहाल तो लोग रैखिक समीकरण का अर्थ समझ गया। जिस समीकरण का ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इस टॉपिक को देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो दो चर वाला, ये दोनों समीकरण जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। उदाहरण से ज़्यादा समझोगे, अभी तो लगेगा ये सब क्या इतना लिखा हुआ है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ये व्यापक रूप है। ध्यान से देखो, पहला समीकरण में a1 b1 c1 है ना, और दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 है। तो वेरिएबल वास्तव में x और y है। पहला समीकरण में x और y वेरिएबल है, दूसरे समीकरण में भी x और y वेरिएबल है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है, जो पिछले पार्ट में तुम लोगों को हम बतलाए थे। तो इस दोनों में इजी है, इसको याद रखना। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। a1 b1 c1 लगा देना और दूसरे समीकरण में a2 b2 c2। इसमें a1 तथा a2, a1 एवं a2, b1 तथा b2 ये शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य होगा तो क्या होगा, ये समीकरण ही गायब हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, इसको याद रखना है। a1 a2 a1 a2 और b1 b2 c1 c2 नहीं, ये a1 a2 b1 b2 शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्या है। जैसे उदाहरण एक, ध्यान से समझो, थ्योरी अगर नहीं समझा तो आगे मतलब किसी भी कंडीशन में हिसाब बनेगा ही नहीं। जिसका थ्योरी पर कमांड है ना, उसी को मैथ आएगा। एक हर एक चैप्टर का थ्योरी होता है और तू लोग अभी थ्योरी पढ़ रही हो। अगर हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर मान लो 7 लिखे, दो वेरिएबल, जिस समीकरण में दो वेरिएबल रहेगा, एक ही समीकरण है तो मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। एक वेरिएबल के लिए एक समीकरण चाहिए। एक बात और देख ही लो, जैसे हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3 बराबर मान लो 9 लिखे, तो ये एक ही समीकरण है ना। तो इसमें x का मान निकालना आसान है, निकल जाएगा ना। +3 आगे जाएगा तो -3, अब फिर x का मान निकाल लेंगे। तो एक चर, एक वेरिएबल अगर रहे तो एक समीकरण चाहिए। अगर दो वेरिएबल रहे तो दो ठो समीकरण चाहिए, तब मान निकलेगा। जैसे इसमें कोई कहेगा x और y का मान निकाल दो, तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस समीकरण में x और y के अनंत मान होंगे, लेकिन इसमें एक ठो मान होगा। तो एक समीकरण में एक वेरिएबल रहे तो मान निकल जाएगा। दो वेरिएबल अगर है तो दो ठो समीकरण चाहिए। तीन वेरिएबल है तो तीन समीकरण चाहिए वेरिएबल का मान निकालने के लिए। इसका अर्थ है 4 वेरिएबल है तो 4 समीकरण चाहिए, 50 वेरिएबल है तो 50 समीकरण चाहिए। अब इसी में देखो, इसमें मान अभी नहीं निकलेगा। फिर अगर हम दूसरा समीकरण तैयार कर दे, 3x - 4y बराबर मान लो 6 है। इसमें x और y दोनों वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो इसका अर्थ है इसमें दो ठो समीकरण है, x और y का मान निकल जाएगा।
तो ये जो है किस टाइप का समीकरण है ये, इसमें कितना वेरिएबल है, तो 1 2, पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, तो 2 4 वाला, तो 2 4 वाला है, ये 2 वेरिएबल है रैखिक समीकरण। तो ये पहला समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 और 2 दोनों रैखिक समीकरण है। इसका अर्थ हुआ पहला समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा के रूप में निश्चित तौर पर प्राप्त होगा ग्राफ, इसीलिए ये हो गया रैखिक समीकरण। दूसरे समीकरण का अगर ग्राफ खींचेंगे तो उसका भी एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा, इसीलिए ये भी रैखिक समीकरण है। तो चैप्टर के अनुसार देखो 2 4 वाला है, 2 वेरिएबल वाला, पहला वेरिएबल x दूसरा y, तो 2 4 वाला रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण है। समीकरण नंबर 1 का ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 2 का ग्राफ खींचेंगे तो पर भी एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो ये 2 4 वाला तो 2 वेरिएबल वाला है, ये रैखिक समीकरण है। ये दोनों का ग्राफ रेखा के रूप में प्राप्त होगा, इसीलिए रैखिक समीकरण है। फिर युग्म, ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण 2 ठो समीकरण है और दोनों रैखिक समीकरण है। तो चैप्टर के अनुसार 2 4 वाला रैखिक समीकरण युग्म, ये 2 वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण का जोड़ा है। इसी का ये व्यापक रूप है। इस रूप में जो समीकरण पाया जाएगा वही समीकरण 2 4 वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। युग्म का अर्थ होता है पेयर, जोड़ा। तो इस उदाहरण के द्वारा इसमें ध्यान से देखो, यहाँ 2x + 3y = 7 है, 2x + 3y = 7। तो समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2। तो a1x, यहाँ x है ना, तो a1x बराबर के आगे 0 होना चाहिए, तो बराबर के आगे 7 है, तो 7 को पहले लेंगे, तो इसको 7 को पहले लेंगे तो ये हो गया 2x + 3y। अब +7 बराबर के पहले आएगा तो -7 = 0। अब बराबर के आगे 0 आ गया। अब सेटिंग करके a1x + b1y + c1 = 0। इस रूप में है। तो एक चरण और बढ़ाएंगे, यहाँ पर अगर प्लस कॉमन ले लेंगे, देखो a1 के जगह x के जगह x है, a1 के जगह 2 है ना, प्लस के जगह प्लस है, y के जगह y है, b1 के जगह 3 है, प्लस के जगह यहाँ प्लस नहीं है, तो यहाँ अगर हम प्लस कॉमन ले ले, इसको कोष्ठ में लिख सकते हैं, प्लस कॉमन लिए -7 = 0, प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस के जगह प्लस और c1 के जगह -7 है, बराबर के जगह बराबर, शून्य के जगह शून्य। यानी वास्तव में ये किस रूप में है, a1x + b1y + c1 = 0 के रूप में है। इसलिए यह मतलब 2 4 वाले रेखिक समीकरण युग्म का पहला समीकरण है ये। इसमें दूसरा में देखो 3x - 4y = 6, तो ये समीकरण नंबर 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x, प्लस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस 4, ये y है, +6 को बराबर के पहले लेंगे तो
-6 बराबर 0। बराबर के आगे 0 है तो बराबर के आगे 0 रखना है, बराबर के आगे वाला को उठा करके पीछे ले आओ। फिर इसको लिख सकते हैं 3x प्लस कोष्ट में -4 y, यहाँ माइनस है तो प्लस कॉमन ले लो, तो प्लस कॉमन लिए तो प्लस अब माइनस माइनस 6 बराबर 0। अब ये इस रूप में आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान से देखो, x के जगह x है, a2 के जगह 3 है, प्लस के जगह प्लस, y के जगह y, b2 के जगह -4 है, फिर प्लस के जगह प्लस, c2 के जगह -6 है, बराबर की जगह बराबर, शून्य की जगह शून्य। इसका मतलब ये भी किस रूप में है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में है। समझ रही बात को? देखो ध्यान से समझते जाओ, बेस है ये 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म का, ये फाउंडेशन है। ये समझने पर ही आगे प्रॉब्लम्स बनेगा। जो समीकरण इस रूप में रहेगा, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर कोई समीकरण का युग्म जोड़ा इस रूप में रहेगा तो हम लोग कहेंगे ये 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो इस रूप में रहेगा जहाँ पर a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है, और a1 b1 a2 b2 शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण के द्वारा बहुत कुछ स्पष्ट होगा, उदाहरण पर गौर करो। अगर हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, शून्य भी लिख सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, x माइनस वाई बराबर 4। क्या ये समीकरण युग्म जो है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो एक जोड़ा समीकरण हुआ, एक युग्म हो गया। तो क्या यह समीकरण का जोड़ा यानी यह समीकरण युग्म 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म है? तो इसकी जानकारी तब मिलेगी जब देखेंगे ये दोनों समीकरण इस दोनों समीकरण जैसा व्यापक रूप में होना चाहिए। तो इसको हम लोग अगर समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 के अनुसार x प्लस वाई बराबर 6, तो समीकरण 1 में इस रूप में आना चाहिए समीकरण, यानी ये समीकरण जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में है कि नहीं है, ये पहले पता करेंगे। तो व्यापक रूप के अनुसार बराबर के आगे शून्य है तो बराबर के आगे शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर शून्य लाने के लिए ये प्लस 6 को बराबर के पहले लाएंगे, तो ये हो गया तुमको x प्लस वाई प्लस 6 बराबर के पहले आएगा तो -6 बराबर 0, बराबर के आगे 0 है तो 0 ला लिए। यहाँ a1x है तो इस x के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो लिख सकते हैं 1x प्लस y के पहले b1 है, तो y के पहले कुछ नहीं गुना किया हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो 1y, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो प्लस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस से, तो कोष्ट में -6 लिख सकते हैं बराबर 0। कोष्ट को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस -6 आ जाएगा। अब ये देखो किस रूप में है, तो ये हो गया a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखो x के जगह x आ गया, a1 के जगह 1 आया, तो यहाँ पर a1 बराबर 1, y के जगह y है, प्लस के जगह तो प्लस है, y के जगह y है, y के जगह y है, b1 के जगह क्या 1 है ना जी? तो b1 बराबर 1। फिर देखो प्लस के जगह प्लस है, c1 के जगह क्या है, प्लस के जगह प्लस है, तो c1 ये पूरा हो गया -6 कोष्ठ वाला, यानी c1 बराबर -6। इसका अर्थ है ये समीकरण जो है ये x + y बराबर 6, तो इसको हम लोग तोड़ करके ऐसा बनाए, किस रूप में है? देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप में आ गया। पुनः समीकरण 2 से समीकरण 2 में है x - y बराबर 4। समीकरण 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में इसको लाना है। तो बराबर के आगे 0 है, तो x - y बराबर के आगे 4 को बराबर के पहले लाएंगे तो +4 है -4 होगा, बराबर 0। x के पहले a2 है, x के पहले कुछ नहीं दिखाई देता है, तो 1 तो गुना किया हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 से गुना है, तो 1x। फिर यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो प्लस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस से तो कोष्ठ -1 लिख सकते हैं y प्लस माइनस माइनस, 1 को y से गुना करेंगे तो y। तो लोग समझ रहे हो बात को तो लोग? अब फिर यहाँ -4 है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब प्लस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस से तो कोष्ठ -4 बराबर 0। अब ये देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में है। ध्यान से देखो a2x, तो a2 के जगह 1 है, x के जगह x है, प्लस के जगह प्लस है, b2y y के जगह y है, अब b2 के जगह -1 है, फिर प्लस के जगह प्लस है, c2 के जगह -4 है, बराबर की जगह बराबर, शून्य की जगह शून्य। इसका अर्थ है ये x - y बराबर 4 किस रूप में है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में है। तो ये दोनों समीकरण किस रूप में है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण है ना, और दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण किस रूप में है? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसीलिए यह समीकरण का जोड़ा, समीकरण का युग्म दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। कैसे है, दिमाग में बात आई? तो इसको लिखो, इस पर हम 2-3 उदाहरण देंगे ताकि दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर जाए। देखो अपने से समीकरण बनाना है, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप ये दिया हुआ है। इसमें कुछ बातों को हम मिटा दिए हैं। किन बातों को मिटाए हैं? तो a1, जैसे a1, इसके बाद आ जाओ a2, b1 और b2, ये शून्य नहीं होना चाहिए। इसका क्या अर्थ हुआ? तो ये शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग a1 बराबर 0 ले ले, x ही रहेगा, तो सिर्फ a1 बराबर 0 ले
अब b1 बराबर भी शून्य नहीं होना चाहिए, तो चलो पहले a1 बराबर शून्य ले लेते हैं तो क्या होगा। तो a1 के जगह शून्य रखेंगे, x के जगह x रखेंगे, b1 बराबर मान लेते हैं 3, तो b1 के जगह 3 रखे, y के जगह y रखे, प्लस c1 का मान चलो मान लेते हैं 4, तो प्लस 4 बराबर 0। बात को समझा तो लोग। a1 शून्य नहीं होना चाहिए, मान लो शून्य होगा तो क्या होगा। तो a1 को a1 बराबर शून्य मान लिए, वेरिएबल x है ही, प्लस के जगह प्लस, b1 के जगह 3 मान लिए और c1 को 4 मान लिए, तो b1 3y होगा, 3y प्लस c1 कितना माने 4। तो ये समीकरण तैयार हुआ। शून्य को x में गुना करेंगे तो शून्य, प्लस 3y प्लस 4 बराबर शून्य, इसीलिए 3y प्लस 4 बराबर शून्य होगा। तो 3y मतलब ये जो निकला है 3 लिख सकते हैं, 3y बराबर -4, और नहीं ये लिखेंगे तो इतना ही पर देखो ये कैसा समीकरण है, इसमें तो एक ही वेरिएबल है y, है ना, 2 वेरिएबल वाला तो नहीं हुआ। अब पढ़ रहे हो 2 चर वाला, यानी 2 वेरिएबल वाला। तो x का मान सुन लें, ये x के पहले जो है a1 का मान सुन लेंगे, तब एक वेरिएबल ही गायब हो जाता है, इसलिए ये a1 का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर b1 का मान शून्य लेंगे तो शून्य गुने y, तो शून्य गुने y बराबर शून्य, तो दूसरा वेरिएबल गायब हो जाता है, तब एक वेरिएबल वाला समीकरण हो जाएगा। बात को समझ रहे हो। अगर a1 भी शून्य b1 भी शून्य कर दे तो a1 शून्य, तो पूरा टर्म हो गया शून्य, b1 भी शून्य तो ये भी हो गया शून्य, 2 ठो शून्य हो गया, बच गया c1 5 मान लो, तो इधर शून्य रहेगा तो 5 बराबर 0, 5 और 0 कभी एक समान होगा। तो इसीलिए a1 और b1 का मान शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य के अलावा जो कुछ भी रखो वास्तविक संख्या। दूसरा इक्वेशन में भी सेम कहानी, अगर a2 शून्य लेते हैं नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा टर्म ही शून्य हो जाएगा, तो तब अंत में बच जाएगा, मतलब एक वेरिएबल वाला ये समीकरण हो जाएगा। ये तो संख्या का मान लेंगे, 5 ले 6 ले, 5y प्लस 6 बराबर 0। a2 अगर शून्य लेते हैं तो x गायब हो जाता है, इसीलिए a2 भी शून्य नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन b2 बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। अगर b2 का मान शून्य लेंगे तो शून्य गुने y, ये पूरा शून्य होगा, तो दूसरा वेरिएबल उड़ जाएगा। तो कारण समझा क्यों नहीं, मतलब a1 a2 b1 b2 शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है इसमें, तथा a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर होना चाहिए। तो इस पर हम लोग समीकरण कैसे तैयार करेंगे, तो इस टाइप का समीकरण तू लोग बहुत बनाए हो। अब इसका ये थ्योरी, क्योंकि इसी में पढ़ोगे, कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिसमें वेरिएबल का मान ही नहीं निकलता है, यानी समीकरण का 3 भेद इसी में आगे पढ़ोगे, संगत, असंगत और आश्रित। तो पहले बेस को देखो, अगर a1 बराबर कुछ भी मानेंगे तो वास्तविक संख्या मानेंगे, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर चलो 4 मान लेते हैं, तथा a2 बराबर 5, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 7। तो अब समीकरण कैसे तैयार करेंगे, a1x, तो a1x a के जगह पर क्या, a1 के जगह पर क्या माने हैं 2, तो चलो a1x प्लस
b1y प्लस c1 बराबर 0। पहला समीकरण जो तैयार होगा a1 का मान 2x, b1 का 3y, c1 का 4 प्लस 4 बराबर 0। इसलिए 2x प्लस 3y, अब प्लस 4 आगे जाएगा तो -4, समीकरण नंबर 1। समझा? पुनः अब दूसरा समीकरण तैयार करेंगे। तो दूसरा समीकरण है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। मान बैठाएंगे a2 का कितना 5, तो 5x प्लस b2 का मान 6, तो 6y, और c2 का मान 7 प्लस 7 बराबर 0। इसीलिए 5x प्लस 6y बराबर प्लस 7 को आगे ले जाएंगे -7, समीकरण नंबर 2। दो ठो समीकरण तैयार हो गया। तो ये दोनों समीकरण का जोड़ा अर्थात समीकरण युग्म अब समीकरण युग्म यानी समीकरण का जोड़ा क्या हो गया। पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर -4, 2x प्लस 3y बराबर -4। दूसरा हो गया 5x प्लस 6y बराबर -7। तो ये कैसा समीकरण युग्म है। तो 2 चर वाला देखो x y दो वेरिएबल है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण, ये पहला समीकरण भी तुमको रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका ग्राफ हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। और दूसरा समीकरण भी रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि दूसरा समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो ये भी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, एक जोड़ा है तो युग्म हो गया। तो व्यापक रूप के अनुसार ये समीकरण कौन सा समीकरण कहलाएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इन बातों को तू लोग अच्छा से समझा। यहाँ पर a1 क्या हुआ जल्दी बोलो 2, b1 3, c1 -4 नहीं, -4 को पहले लाएंगे तो +4, तब ना बराबर के आगे 0। इसमें a2 हुआ 5, b2 हुआ 6, c2 बोलो 7। हाँ, बराबर के आगे में 0 होना चाहिए, -7 पहले लाएंगे तो +7। तो इतनी बातों को तू लोग समझा। अगले पार्ट में इस पर उदाहरण वगैरह देखते हैं क्या दिया हुआ है ये बतलाएंगे।